Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Jai Hind. सैटरडे को आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टेस्ट होगा ऐप पर, ठीक है। ऐप में जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर होती है वहीं पर आपको किसका, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सैटरडे को आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और बस यही था, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है, कल मतलब रात वाला 9:30 8:30 वाला लेक्चर, वो लोग इस क्लास में शायद रहेंगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यदि आपने 8:30 वाला लेक्चर कल वाला मिस किया है तो फिर इस लेक्चर को आप अटेंड ना करें, पहले उसको जाकर अटेंड करें, उसके बाद इसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लीजिएगा। नहीं तो आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप परेशान होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, वो ये रखना है कि कभी भी लेक्चर के बीच में मत आया करो। जैसे क्या होता है ना कि ऑनलाइन है तो आप क्या करते हैं ना, कई लोग 12:15 बजे आ जाते हैं, कई लोग 12:30 बजे आ जाएंगे। मतलब ऐसा ना होता कि बस ठीक है यार, पढ़ा रहे चलो पढ़ लेते हैं यार, ऐसे पहले मत किया करो। दूसरी बात, बीच में छोड़कर मत जाया करो, अरे ठीक है 10 मिनट छोड़ देते हैं, 10 मिनट बाद आके क्लास कर लेंगे, ये भी गड़बड़ है। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो ना, वैसे ही डेडिकेटेड आप अपने आप को रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। उतने ही डेडिकेशन में यदि अपने आप को रखेंगे तो, जैसे कि हम मान लीजिए एक घर में बैठे हैं, तो जहाँ भी बैठे हैं हम, तो उस समय हम ये मान लें कि यार ठीक है, अब हमें पूरे, जैसे ऑफलाइन क्लास में हमें बैठे रहते हैं तो हम कहीं, हमें जाना नहीं होता है, वैसे हम कहीं नहीं जाएंगे। अब ये क्या होता है, बीच बीच में इधर उधर जाके चले जाते हो, फिर उसमें क्या होता है, आप बीच में टॉपिक छूट जाता है, फिर उस पर परेशान हो जाते हैं, ठीक है। पहले पढ़े हो और आता है चैप्टर तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप पिछला नहीं भी की हो तो भी आ जाएगा आपको। लेकिन मान लो आपके लिए नया है ये, और फिर आपने पिछला नहीं किया है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, रोज रात को नहीं होगी, ठीक है, कभी कभार जरूर होगी। जैसे मुझे लगेगा कि यार मुझे और थोड़ा सिलेबस खींचना चाहिए आपका, क्योंकि जल्दी खत्म भी करना है, फिर प्रैक्टिस भी करवानी है, ठीक है। फरवरी में मैं आपको 20 फेब तक सिलेबस कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है, 20 फरवरी तक। इसके पहले भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो तो क्लास करने के ऊपर है, आप कितनी ज़्यादा करोगे और आप रोगे नहीं तो फिर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ चल रहा था, हम्म, सबसेट हम बात कर लिए थे एक बार। हम सबसेट में कुछ चीज़ें बची थी, उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट में हमने एक टॉपिक का जिक्र किया था कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने क्या बोला कि जो एम्प्टी सेट होगा वो सबका क्या होगा, सबसेट होगा, ओके। एम्प्टी सेट 20 जनवरी तक कैसे हो जाएगा यार, मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि आधा अधूरा पढ़ा दूं मैं, खत्म करा दूं, ठीक है। बेटा जल्द, एक एक तो सिंपल सी बात है, आप जल्दी कोई काम करके कबाड़ कर दो तो फायदा क्या है। एक बात बताइए, आप आप क्या कर दो कि 10 मिनट में सारा खाना बना दो, और फिर आपको क्या कर दो, मैंने आपको दिया कि यार दाल चावल बनाना है और रोटी बनानी, तुमने क्या किया 10 मिनट में बना दिया। तुमने 10 मिनट में खाना तो बना दिया, लेकिन वो खाना इतना बेकार है कि फिर तुम्हें 1 घंटे और उस पर काम करने पड़ रहे हैं, अलग से 2 घंटे और काम करने पड़ रहे हैं, दाल नहीं गली, चावल कच्चा रह गया। तो फिर आपने क्या किया, फिर उठा कर लेके गए, अरे यार खाने वालों ने तो मना कर दिया क्योंकि ये पूरा बेकार है। तो आपने क्या किया, फिर गए कड़ा आपकी रोटी, फिर गए वहां पर, फिर से कच्ची रोटी थी उसको फिर से वहां पर सेका आपने, दाल कच्ची रह गई, फिर वहां पर गए आप, दाल को फिर से कुकर में चढ़ाया, फिर बनाया। तो हुआ क्या, आप जल्दीबाजी करने के चक्कर में आपने सब चीजें कबाड़ कर दी और आपको फिर से
2 घंटा और देना पड़ा। तो इससे बेहतर है इत्मीनान से कम उसे 1.5-2 घंटे में पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद मजे लो खाना, उसके बाद तो टाइम बचेगा उसमें मजे लो। तो ये नहीं है कि बस 5 दिन में कंप्लीट करा दो, समझ में कुछ ना आए और फिर उसके लिए फिर 20 दिन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े कि सर कुछ आया तो है ही नहीं है। भाई रिवीजन आप किसका करते हो? रिवीजन आप किसका करते हो? जिसको अच्छे से पढ़े रहते हो। जब पढ़े ही नहीं रहोगे तो रिवीजन क्या करोगे? अच्छा, तो पहले अच्छे से पढ़ो फिर उसको रिवाइज करोगे आप। ठीक है, ये नहीं कि बेकार से पढ़ लो फिर रिवाइज करोगे, थोड़ा ना होता है। चलिए, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? सबका सबसेट होता है, मतलब फाई हमेशा सबका सबसेट होगा। और बताओ और क्या होगा इसमें? और दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो भाई ए सबसेट ऑफ ए तो होगा ही, बी सबसेट ऑफ बी तो होगा ही, खुद का तो होगा ही बेटा ना बेटा, बताओ। ठीक, कह रहे सर आप कहां से इतना खतरनाक एग्जाम्पल आते हो? ये बेटा मेरे खुद के एग्जाम्पल है, मैं कभी एग्जाम्पल कॉपी नहीं करता। ठीक है, अब वो चाहे सटीक बैठे चाहे मत बैठे, ये मैं एग्जाम्पल खुद के बनाता हूं। इसलिए देखिए मेरे एग्जाम्पल क्रिकेट पर चलते हैं, खाने पर चलते हैं, इन्हीं पर चलते हैं। ठीक है, और आप सिंपल सोचिए ना, किसी काम को आप जल्दीबाजी में आप कर दो पर वो काम सही से हुआ ही ना हो, तो फिर उसमें इतनी चीजें खराब हो जाएंगी ना कि आप उससे दोबारा ज्यादा समय देना पड़ जाएगा। इससे बढ़िया उसको पहले इत्मीनान से बनने दीजिए, चीजों को इत्मीनान से होने दीजिए। इत्मीनान का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब 21 अप्रैल के बाद तक पहले सिलेबस ही कंप्लीट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन फेब 15-20 तक करने दीजिए। देखिए मेरे पास बहुत सारे चारे हैं, मैं चाहूं तो 2-2 घंटे में टॉपिक को खत्म कर दूं, प्रैक्टिस एक क्वेश्चन भी ना, एक ही क्वेश्चन मुश्किल से करवाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा तो करेंगे ना यार, क्योंकि एक दिन में ज्यादा नहीं पचेगा ना। अब एवरी से अब जो जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं यदि वो आएंगे तो उनके लिए डोज ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उनके लिए डोज ज्यादा मिलेगा क्योंकि उनके लिए तो 3 ही महीने का, 2.5-3 महीने का समय रहेगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट क्या होता है? खुद का सबसेट होता है। यार होगा ही, सबसेट की डिफिनीशन क्या होती है? ठीक है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तो यार ऑब्वियसली होंगे ना इसके सभी एलिमेंट, खुद के एलिमेंट तो होंगे ना अंदर। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। चलिए, अब जैसे मैं कोई एक सेट ले लेता हूं 1 2 और मैं कहूं कि फाइंड सबसेट्स ऑफ ए के आप सबसेट्स बताइए, ए के उप समुच्चय बताइए कितने होंगे? उप समुच्चय, ए के उप समुच्चय। ठीक, फाइंड सबसेट्स ऑफ ए के उप समुच्चय। ठीक, फाइंड सबसेट्स ऑफ ए के क्या चाहिए आपको? उप समुच्चय चाहिए। तो देखो जब हम सबसेट्स की बात करेंगे तो उसमें फाई का नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला जो फाई होता है वो सबका सबसेट होता है। ठीक है, फाई सबका सबसेट होगा। इस ए का भी नाम आएगा क्योंकि ए भी खुद का सबसेट होगा। तो 2 तो ये हो गए, बाकी क्या हो गए? एक सेट में ये भी तो बना सकता हूं, करली ब्रैकेट में 1, तो करली ब्रैकेट में 1 ये भी एक क्या है? एक सेट है, और इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन है? 1। इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन है? 1।
इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन है? वन। वन इसके अंदर है ना। यदि इस सेट के एक एलिमेंट वन जो कि इसके अंदर है, इसीलिए हम इसको इसका सबसेट बोलेंगे। और टू भी बोल सकते हो। ये इसके अंदर भी जो एलिमेंट है कौन? दो, वो इसके अंदर है, तो ये भी उसका एक सबसेट हो गया। नल सेट और एम्प्टी सेट का एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। कल शाम समझ नहीं आया था। दोबारा देखा तुमने वीडियो? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार? क्या समझने की कोशिश करी थी? चलिए, फाई ए, ये अब ये चार क्या हो गए? सबसेट हो। चार क्या हो गए? आपके सबसेट्स हो गए। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। बी ले लेता हूं मैं, 1 2 3। और मैंने कहा भाई फाइंड सबसेट्स ऑफ बी। बी के उप समुच्चय बताइए। बी के उप समुच्चय। ठीक। तो आपने क्या किया यार, इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो एक काम करते हैं। ठीक है, तैयार रहिएगा। सैटरडे के दिन 4 से 5, 4 घंटे के आसपास आपकी ऐप पर प्रैक्टिस सेशन होगा, और वो आप बताएंगे किस टॉपिक से होगा। ठीक है, ये मैं आपसे लास्ट में क्लास में, मुझे भी लास्ट क्लास जो स्टार्ट होगी, जो मैक्सिमम लोग मुझे दिखेगा, मैं उसी पर प्रैक्टिस करवाऊंगा सैटरडे के दिन। मैक्सिमम जो यहां पर दिखे, पिछले जितने भी टॉपिक हो चुके हैं, लास्ट में जब मैं क्लास छोड़ूंगा। ए प्रभु, हर्ष जी, ये ए भैया, ए लिख तो दिया है यार, ए लिख तो दिया है। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, लास्ट में मुझे याद दिलाना आप कि आपने टॉपिक के बारे में पूछा था, वो जो भी आएगा। ठीक है। अरे यार, ए लिख दिया है ना, A1 2 नहीं होगा यार। तो वज्र गधा हो, वज्र गधा हो तुम एकदम। मतलब गधों की श्रेणी में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान, सबसे उच्च स्थान है ये ए। लिखा जो हुआ है ए, तो काहे नहीं मान रहे हो? A1 2 ही तो लिखा हुआ है। ए क्या है बताओ मुझे? मतलब अजीब हो, ए लिखा नहीं है यहां पर, तो 1 2 लिखना जरूरी है उसे। और यदि तुम समझ रहे हो तो ए कहां से आया? तुम्हें यदि 1 2 की जरूरत है, तुम्हें ये दिखेगा यार, ए दिख रहा है। क्या है यार, कैसे, कौन सी दृष्टि से देखते हो अपने, तुम ये बताओ। कौन सी दृष्टिकोण है तुम्हारा देखने का यार? ये दिख रहा है ए है, ये कहां, ए कहां है? यही तो है। कह रहा है ये भी तो होना चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है? लास्ट में टॉपिक बताइएगा, मैं उसी पर करवाऊंगा प्रैक्टिस सैटरडे को। चलो, खोल के रखा करो दिमाग। चलो, इसके सबसेट लिखने हैं, तो एक तो फाई होगा। एक क्या होगा? फाई। ठीक। एक वन होगा, और एक, चलो फाई होगा, एक बी होगा। इसको तो लिख ही लीजिए आप। फिर वन, पहले एक एक वाले, टू। इसके भी सारे एलिमेंट इसमें, सारे का एक ही तो है यार। इसके सारे एलिमेंट हैं, एक एक वाले हो गए। अब दो दो वाले कॉम्बिनेशन बनाओ। 1 2, 2 3, 1 3। तो ये आपको मिलेंगे। ये आपके सबसेट हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। तो याद ये रखना है कि यदि ए में पी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी है, तो जो सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए होगा वो 2 की पावर p होगा। ए के उपसमुच्चयों की संख्या, ए के उपसमुच्चयों की संख्या, ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर p होगी। यदि मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 10 हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 10। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 10? 1024। तो ये सब याद रखना है बस, और क्या।
नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 10। ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं सुपर सेट के बारे में। इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं कल। अभी बस आप इतना बस याद कर लो क्या बोलते हैं इसको। अधिसमुच्चय, सुपर सेट। ये बाद में बताना, अभी मत बताना। एक साथ में देखूंगा, सबसे ज्यादा जो दिखेगा वही करूंगा मैं 1 मिनट के अंदर। सुपर सेट की बात कर, देखो ए इज सबसेट ऑफ बी है। यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो कहेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अभी फिलहाल के लिए आप इतने ही याद रखिए, बाकी इस पर हम चर्चा करेंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी मतलब बी सुपर सेट ऑफ ए। बी सुपर सेट ऑफ ए। ए सबसेट ऑफ बी तो बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट ऑफ ए। अभी बस आप केवल इतना ही याद रखिए, बाकी सुपर सेट के बारे में चर्चाएं हम करेंगे। ठीक है। तो ये यहां पर यही चीज थी। एक बार अब हम देखते हैं, देखो प्रॉपर सबसेट भी देखते हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये चीज बताई थी। और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम बात कर लेते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो यहां यदि ऐसा लिखा हुआ है ए सबसेट ऑफ ए, इसे बोलते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय मतलब जब प्रॉपर, देखो ए सबसेट ऑफ बी में यदि ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो भी आप लिख सकते हो। देखो ध्यान से, जैसे ये ए क्या है, ए आपका 1 2 3 है और बी आपका क्या है 1 2 3। तो यहां पर आप ए इज सबसेट ऑफ बी लिखोगे, ए सबसेट ऑफ बी। यहां पर इक्वलिटी भी चलेगी, इक्वलिटी भी चलेगी यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। बस इतने ही आपको देखना है। जब हम सबसेट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ए के एलिमेंट बी के अंदर है कि नहीं। लेकिन जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो जब प्रॉपर सबसेट की काउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो इक्वलिटी नहीं होगी, ए और बी सेट बराबर नहीं होने चाहिए। इसीलिए जब, जैसे मान लीजिए यहां ए सेट क्या है 1 2 है, मैं कहूं फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए के उचित उपसमुच्चय बताइए। उस समय आप जब लिखोगे इसके प्रॉपर सबसेट, उसमें उसमें आप 5 काउंट करोगे, 1 काउंट करोगे, 2 काउंट करोगे। क्या काउंट नहीं किया आपने, क्या काउंट नहीं किया, कितने आएंगे 3 आएंगे। क्या काउंट नहीं किया, उस सेट को काउंट नहीं किया। जब प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो उस सेट को काउंट नहीं करेंगे, उस सेट को काउंट नहीं करेंगे। जबकि सबसेट में उस सेट को भी काउंट करते हैं। सबसेट में उस सेट को भी हम लेते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो उस सेट को हम नहीं लेते हैं, उस सेट को हम नहीं लेते हैं। इसलिए यहां पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और एग्जाम्पल दे दूं मैं, जैसे बी हम लिख रहे थे 1 2 3 और इसके मुझे लिखना है फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यदि इसके लिखने हैं तो यहां 5 बोलोगे, 1 बोलोगे, 2 बोलोगे, 3 बोलोगे, 1 2 बोलोगे, 2 3 बोलोगे, 1 3 बोलोगे। अब ये कितने होंगे आपके 7 होंगे। इसको काउंट नहीं किया, बी को काउंट नहीं किया। बेटा एक सीधा सा मुस्कान जी मैंने बताया, उसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है।
मैंने क्या बोला, एक ही तो स्टेटमेंट था कि उस सेट को काउंट नहीं करेंगे प्रॉपर सबसेट में। इतनी सी बात को आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कौन सा दिमाग लेके आए हो सब लोग। इतनी सी बात कि जब प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो उस सेट को मत लिखना, ये वाला बी काउंट नहीं होगा, बस इतना सा बात बताना है। उसमें भी कहते हो समझ में नहीं आता, उतना भी समझ में नहीं आता। बताओ, इतनी छोटी सी चीज है कि उस सेट को काउंट नहीं करेंगे जब प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ। ध्यान से सुनोगे, जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुना करो, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके शब्दों को, तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ध्यान से समझा करो। अब देखिए, यदि ए सेट में पी एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? सॉरी, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों, ध्यान से सुना करो अच्छे से, उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर p-1। ठीक है, चलिए। अब ए के पास यदि 3 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? बताओ। 2 की पावर 3-1 मतलब 7, मतलब 7 होगी। क्लियर, बस खत्म, इतनी सी बात। ठीक है, ये -1 ऊपर नहीं है, बीच में है -1। यही सब लिखा गया था यहां पर, देखो। ठीक, ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो ए और की बी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यही चीज बताई थी। बाकी द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा। वही सब लिखा गया है बस। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स 2 की पावर n-1, यही चीज मैंने आपको बताई है। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, देखो, एम्प्टी सेट खुद का तो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में भाई 5 सबसेट ऑफ 5 तो होता है, पर 5 प्रॉपर सबसेट ऑफ 5 नहीं हो सकता। देखो, 5 सबके प्रॉपर सबसेट में तो आएगा। जैसे देखो, जब प्रॉपर सबसेट लिख रहे थे, प्रॉपर सबसेट लिख रहे थे तो हम क्या नहीं लिख रहे थे? बताओ। जब प्रॉपर सबसेट लिख रहे थे उस केस में हम उस सेट को काउंट नहीं कर रहे थे जिस सेट की बात हो रही थी, 5 तो काउंट कर रहे थे। इसका मतलब यदि किसी सेट की प्रॉपर सबसेट की बात हो रही होगी तो 5 तो काउंट होगा। लेकिन क्या 5 खुद का प्रॉपर सबसेट हो सकता है? नहीं, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में खुद को काउंट नहीं किया जाता है। 5 भी खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बाकी सबका होगा। यही बोल रहा है ये कि एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब जब किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो आप एम्प्टी सेट का जिक्र करोगे, लेकिन जब खुद की बात आएगी तो खुद का नहीं होगा बेचारा, क्योंकि कोई भी सेट खुद के प्रॉपर सेट में तो आता ही नहीं है। वो सिंपल है कि नहीं? बात समझ में आई है पूरी कहानी, क्या कहने का मतलब है? क्योंकि सेट में ना कई बार स्टेटमेंट लिख के आ जाते हैं और उससे पूछता है कौन सही है कौन गलत है, तो ये सब नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो। अब थोड़ा सा एलिमेंट्स ऐसे बिलोंग्स टू देख लो। जैसे कि मान लो ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू,
और ये वाला सिंबल होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। पर मेरा एक प्रॉब्लम है कि जो सुपर फास्ट बैच आएगा, अब पहले सुपर फास्ट के नाम से था, अब तो क्रैश कोर्स के नाम से वो है, उसमें ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर होंगे। बेटा, क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? सभी होने चाहिए ना, सभी होंगे ना, आधा थोड़ा ना होता है। हाँ, स्पीड में होगा, स्पीड में होगा, पर होगा तो सभी ना। कोर्स का मतलब क्या हो गया? आपको पूरा कोर्स तो कंप्लीट कराना ही पड़ेगा ना। बस वो उतनी आप धीरे धीरे नहीं होगा बस, क्योंकि समय नहीं रहेगा, स्पीड से होगा कि आपको 2-3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होते मिल जाएगा, 2 दिन के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या केवल मैथ्स की होती, बाकी तो चल जाएंगे सब्जेक्ट। मैथ्स की मैनेजर का मुझे ही कराना है, उसमें क्लासेस ज्यादा होंगी। ठीक है, उसमें ज्यादा क्लासेस करनी पड़ेंगी, बस ये है। ठीक है, चलिए, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए, यार ये बहुत गलत बात है, कितने भोले बनते हो तुम लोग, कितने भोले से हो या बनते हो। तुम्हें खुद कुछ चीजें देखनी होती हैं, कोई दूसरा बताएगा, यही तो गलत करते हो तुम खुद अपना दिमाग नहीं लगाते, दूसरे से पूछते हो क्या करना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तुम्हें खुद सोचो तुम्हें क्या लग रहा है। ठीक है, तुम्हें लेने की जरूरत है कि नहीं है, लेने से हमारा क्या फायदा होगा, ठीक है, क्या नुकसान होगा, क्या कुछ नया मिलेगा, या आपको ये लगे कि यार मुझे यदि एक सब्जेक्ट में ही कुछ फायदा मिलेगा तो भी मैं ले लूं, केवल एक सब्जेक्ट के लिए ले लूं। आपको लगता है कि उस कोर्स में से यदि आपके 4 क्वेश्चन भी एग्जाम डायरेक्ट में आ गए तो फिर मैं कि तब भी वो ले लूं। तो ये आपको सोचना है कि आपको, क्योंकि पैसे आपको देने हैं और उसको लेने के बाद दुख या तकलीफ या फिर खुशी आपको होगी, तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि क्या आपकी सोच क्या है। क्या आपकी ये सोच है कि यार मैं देखूंगा कंटेंट, कुछ हो सके नई चीजें मिले हमें, या कुछ और मिले, या एक कंसाइज तौर पर मिले, एक साथ मिले नोट्स, हमें कुछ भी मिले, मतलब इस तरह की चीजें, या फिर मैं उसमें हो सकता है 4 टेस्ट हो जाए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो तो उसी से मैं बैच ले लूं। तो ये सब आपको सोचना होता है, किसी दूसरे से मत पूछा करो ये चीजें। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना होता है कि क्या लेना ही नहीं लेना। आपको क्या लगता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपको क्या लगता है कि वहां से आपको कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या आप पहले से इसमें अच्छे से नहीं कर पाते, तो ये सब आप खुद सोचिए इस पर। ठीक है, ये मेरे से मत पूछिए आप। ठीक है, चलो, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो देखो जैसे इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये ए सेट है, तो मैं कहूं ए विल, क्या वन बिलोंग्स टू ए होगा? कहने का मतलब है कि ये जो वन है एलिमेंट, क्या वो इसके अंदर है, इस सेट के अंदर है क्या? बताइए।
वन बिलोंग्स टू ए मतलब क्या ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है? क्या ये वन इसके अंदर है? तो यस, ये सही है। थ्री बिलोंग्स टू ए है, यस सही है। टू बिलोंग्स टू है ए, यस सही है। क्या चार बिलोंग्स टू ए है? नहीं, तो चार डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। चार तो इसके अंदर है नहीं। पांच बिलोंग्स टू ए है? नहीं है, पांच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, पांच डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। ऐसा नहीं है कि आपके में प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके में भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बस वहां पर थ्योरी, आपके में मैं दोबारा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, वहां पर थ्योरी चलेगी पूरी की पूरी। एक 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 मेन अंतर में एक ये अंतर है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो मैं आपके पास रिकॉर्डेड पहले ही है। ठीक है, फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत पता कहां हो सकती है? कई ऐसी चीजें जहां पर आपको दिक्कत महसूस होगी, मैं दिखाता हूं। अब जैसे ए बोल दिया हमने, वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये बताओ कि मैं वन बिलोंग्स टू ए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये सही, कौन सही है कौन गलत है ये बताइए। कौन सही है और कौन गलत है? सारे स्टेटमेंट बात कर रहे हैं, वन टू थ्री फोर, कौन सही है कौन गलत है? क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं आपके। कौन सही है कौन गलत है? पहला वाला कई लोग कह रहे हैं सही है। ये सब एग्जाम में इस टाइप की चीजें आई हैं आपके बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूं सब। ठीक है, देखो बिलोंग्स टू के पहले यहां जो भी होना चाहिए वो एक एलिमेंट होना चाहिए। किसका? इसका एक एलिमेंट होना चाहिए, इसका एलिमेंट। तो वन इसके अंदर है, हां यहां वन दिख गया, तो ये सही है। दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला गलत है। दूसरे वाले के बारे में बताओ, दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर यदि बिलोंग्स बिलोंग्स है, यदि ये बिलोंग्स है तो फिर ये एलिमेंट होना चाहिए एक। देखो सब, यदि ये सबसेट है तो इधर वाला सेट होना चाहिए एक, और बिलोंग्स है तो ये एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या ये चीज कहीं आपको इस सेट के अंदर दिख रही है? क्या ये चीज कहीं पर भी इस ए सेट के अंदर दिख रही है? देखो, जब भी हम ए सेट के अंदर देखेंगे, हम ये करली ब्रैकेट नहीं देखेंगे, ये बाहर वाला। तो ये बताओ, इस बाहर वाले ये करली ब्रैकेट को हटा दिया तो कहीं पर भी मुझे ये पूरा दिख रहा है कहीं पर? एक कहेगा सर दिख तो रहा है वन, बेटा वन दिख रहा है, और वन और करली ब्रैकेट वन में जमीन आसमान का अंतर है। करली ब्रैकेट यहां वन है, ये करली ब्रैकेट वन है, ये वन नहीं है। तो इस समय आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये गलत है, क्योंकि ये जो पूरी चीज जो दिख रही है वो कहीं पर भी इस सेट के अंदर नहीं दिख रहा है मुझे। थर्ड वाले पर आते हैं। अब यहां पर ये सबसेट है, तो ये क्या है? सेट है। तो इस सेट के मुझे देखना, जब यहां सबसेट लग गया तो मैं ये देखूंगा कि यहां जो भी लिखा हुआ है सेट, जो भी लिखा है सेट, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है क्या वो इसके अंदर है? तो यस, जवाब है यस, तो थर्ड वाला सही है। थर्ड वाला क्यों गलत है बेटा? थर्ड वाला क्यों गलत है? थर्ड क्यों गलत है बताओ? थर्ड वाला क्यों गलत है?
थर्ड वाला क्यों गलत है? चलिए, दिस इज सबसेट ऑफ ए। यदि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा है, तो आप क्या कहोगे? यार, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है ना 1, वो इसके अंदर होना चाहिए। यस, इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 1, जो कि इसके ए सेट के अंदर दिख रहा है। तो ये तो सही होना चाहिए, गलत क्यों होना चाहिए? सही होना चाहिए, फिर गलत क्यों होगा? ठीक है, देखो कह रहा क्योंकि इक्वल लगा है, अलग ही दुनिया के चल रहे हो। कह रहा ये एलिमेंट नहीं है। हे प्रभु, हे। ऐसा लिखा हुआ है और यहां पर फलाने सेट लिखा हुआ है, फलाने सेट। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा, यदि ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब क्या देखते हो कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, इस सेट के अंदर वो यहां होना चाहिए। यही तो देखते हो। लेकिन तुम कहां देखते हो? तुम तो रट्टा मारते हो चीजों को। अब यदि ये लिखा हुआ है तो हम ये देखेंगे इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 1, इस फलाने सेट के अंदर है कि नहीं है, इस फलाने सेट के अंदर है कि नहीं है, ये हमें देखना है। और तुम क्या करते हो? उल्टा पुल्टा कोई वाला दिमाग लगाते हो। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट कौन है? 1, वो इस ए सेट के अंदर है। हां, 1 दिख रहा है, सही है। अब आते हैं चौथे पर। ठीक, यहां पर जब देखने गए, यहां पर लिखा हुआ है 2, तो आपने क्या देखा कि इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर कौन एलिमेंट है? 2। क्या ये 2 एलिमेंट कहीं ए में दिख रहा है? तो कहीं 2 दिखा नहीं। अरे अरे, 2 दिखा। अरे, ये तो करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो 2 कहां दिख रहा है मुझे? तो ये आपका गलत है। कहां 2 दिख रहा है? भाई, इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 2। वो हमें इस सेट में दिखना चाहिए, ए में। कहां दिख रहा है 2? वो करली, मैंने कहा 2 और करली ब्रैकेट में अंतर है। 2 दिखना चाहिए मुझे, क्योंकि ये सेट है। इस सेट के एक एलिमेंट अंदर क्या है? 2। मुझे यहां 2 दिखना चाहिए। करली, अरे भैया वो करली ब्रैकेट है, 2 कहां दिख रहा है? गलत है ये। 3 बिलोंग्स टू ए, 3 है, यस, 3 है। 3 इसके अंदर है ना, एक के अंदर यहां पर है। चलिए, ये सबसेट ऑफ है, ये गलत है। ये तो एलिमेंट है उसका। भाई, यदि सबसेट लगा है तो यहां ये क्या हो गया? एक सेट हो चुका है, ये सेट हो चुका है। और इस सेट के अंदर देखो, ये सबसेट लगा है तो ये सेट होगा। और यदि ये सेट है और इसका ये सबसेट है, देखो यहां सबसेट लगा है तो पक्का ये सेट हो चुका है। इस समय क्या हो चुका है? सेट। यदि सेट हो चुका है तो इस सेट के अंदर जो 2 एलिमेंट है 4 और 5, वो ए के अंदर होने चाहिए। पर कहां है 4 और 5? अब ये मत कहना ये है। अरे वो 4 और 5 मुझे ऐसे ही चाहिए, ब्रैकेट में, ऐसे कॉमा करके चाहिए मुझे। गलत है, ये सही है, 7वां सही है। अब देखो, यदि बिलोंग्स लगा है तो ये एक एलिमेंट है। ये क्या है? एक एलिमेंट है। और ये एलिमेंट आपको कहीं यहां दिख रहा है तो जी, ये एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट हैं। 1, ये एलिमेंट है इस समय। देखो, इसमें 4 एलिमेंट हैं। एक 1 एक एलिमेंट है, एक आपका ये एलिमेंट है, एक 3 एलिमेंट है, और एक पूरा ये करली ब्रैकेट के साथ ये एक एलिमेंट है ए का। इसलिए इसके लिए बिलोंग्स ए लगा है, न कि सबसेट ए, आप सबसेट ऑफ ए लगेगा। इन सब पर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बेटा, तो ध्यान से इसको करिए। एक बार देखिए, कोई कंफ्यूजन है? बस इतना आपको देना है, देखना है। ठीक है, 5 बिलोंग्स टू ए कैसे होगा? 5
ये भी गलत है, ये गलत है, क्योंकि फाइव तो सबसेट होता है, तो सबसेट तो ए के अंदर नहीं होगा ना। ए के अंदर फाइव बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं क्या? 1 मिनट सोचने दो मुझे। फाइव में ये बोल सकते हैं कि यार एक एलिमेंट, नहीं नहीं बोलोगे, फाइव सबसेट ऑफ ए नहीं बोलना चाहिए, मतलब फाइव बिलोंग्स टू ए नहीं यूज होना चाहिए, फाइव सबसेट ऑफ ए यूज होगा। सर दूसरा क्यों गलत है? हे प्रभु, हे प्रभु, दूसरा क्या कहता है? बिलोंग्स है। मुझे बताओ ये चीज कहां आपको, ये चीज कहां आपको ए के अंदर दिख रही है? ये एक एलिमेंट देखो, यदि बिलोंग्स लगा है तो ये एक एलिमेंट है ना। तो ये जो वन करली ब्रैकेट में कहीं दिख रहा है, इसमें आपको कहीं दिख रहा है? ये बिलोंग्स लगा, इसका मतलब ये एलिमेंट होगा एक, तो ये कहीं आपको ए सेट में दिख रहा है? ये चीज कहां दिख रहा है बता रहा है? ये चीज ऐसी दिखनी चाहिए मुझे, ये मत कहना मुझे वन दिख रहा है। अरे मुझे ये दिखना चाहिए भैया, वन और इसमें अंतर है। ये वन इज नॉट इक्वल टू ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, वन इसके बराबर नहीं होगा। तो कहां मुझे ये चीज दिख रही है एलिमेंट? अरे भैया, यदि मान लो ए के अंदर गधा है, घोड़ा है, पिल्ला है, ठीक है, मोर है, तो ये गधा एलिमेंट होगा, इसका गधा बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, वैसे तो गधा होता है लेकिन हमारी भाषा में गधा होता है, ठीक है, वैसे तो गधा होता है लेकिन हमारे यहां क्या बोलते हैं इधर साइड, गधा गधा बोलते हैं। तो गधा बिलोंग्स टू ए होगा। तो जब भी ये बिलोंग्स लगा है तो ये एक एलिमेंट है और ये एग्जैक्ट दिखना चाहिए, ठीक है, वो एग्जैक्ट दिखना चाहिए, वो एग्जैक्ट वहां पर दिखना चाहिए मुझे। और ये एलिमेंट होते हैं, देखो कॉमा 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 कॉमा, यहां जो भी लिखे होंगे वो सब एलिमेंट होंगे, ये सब कॉमा 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 करके यहां जो लिखा होगा एलिमेंट, कॉमा के बाद जो लिखा होगा एलिमेंट होगा वो। चार क्यों गलत है? ये प्रभु, एक सेट और सबसेट को समझ जाते तो समझ में आ जाता। चौथा इसलिए गलत है कि आपने यहां पर क्या लिखा है, ये सबसेट है। यार दो ही चीजें समझनी है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे। ये क्या है? सबसेट है। ये क्या है? सबसेट। इसका मतलब ये आपका एक सेट है, और यदि ये सेट इसका सबसेट है तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए। इस सेट के अंदर कौन एलिमेंट है? दो। कहां पर है मुझे बता दो। दो, मैंने कहा दो, और ये दोनों चीजें अलग हैं। इसके अंदर आपके चार ही एलिमेंट हैं, वन, ये और ये चार एलिमेंट है हमारे पास, ये और ये और ये। दो कहां है इसका एलिमेंट कोई? जबकि यदि ये इसका सबसेट है तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट दो है केवल, ये दो केवल, करली ब्रैकेट नहीं, वो इसके अंदर होना चाहिए। तुम ना सबसेट और एलिमेंट इसी में तुम कंफ्यूज हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है ये। मैं कितनी बार आपको बताऊं कि यदि बिलोंग्स लिखा हुआ है, सीधी दो ही चीजें याद रखनी है। बिलोंग्स लिखा है, यदि यहां बिलोंग लिखा है तो ये फलाने चीज यहां वाली, ये एग्जैक्ट, ये चीज एग्जैक्ट आपको कॉमा कॉमा के बीच में दिखनी चाहिए, एग्जैक्ट दिखनी चाहिए। तो इसीलिए जब भी बिलोंग्स लगा था, यहां बिलोंग लिखा था तो वन था, मुझे वन एग्जैक्ट दिखना चाहिए, और कुछ नहीं, उस पर तेल मालिश नहीं लगानी है, एकदम सीधा 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 वन दिखना चाहिए, ठीक है, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनना है।
जब बिलोंग्स लगा तो ये आया, अब ये एग्जैक्ट दिखनी चाहिए, यहां पर मुझे कहीं नहीं दिखी। जब बिलोंग्स लगा तो 3 मुझे एग्जैक्ट दिखना चाहिए, यस 3 दिख गया इसलिए सही मान लिया। जब यहां बिलोंग्स लगा तो ये चीज एग्जैक्ट दिखनी चाहिए, तो कॉमा किधर देखा, नहीं है, कॉमा किधर देखा, नहीं है, कॉमा किधर देखा, नहीं है, अच्छा ये, अरे ये तो एग्जैक्ट दिख रही है ये वाली, इसलिए वो बिलोंग्स हो गया। और जब जब हम सबसेट की बात करेंगे, जब यहां पर सबसेट होगा तो हम ये देखेंगे कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो मुझे एग्जैक्ट दिखना चाहिए, तो इस सेट के अंदर 1 एग्जैक्ट दिख लिया इसलिए सही है। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, क्या 2 एग्जैक्ट दिख रहा है, नहीं, तो गलत है। इस सेट के अंदर एलिमेंट 4 और 5, क्या मुझे 4 और 5 दोनों एलिमेंट दिख रहे हैं कहीं, तो नहीं। कहां 4 और 5 दिख रहे हैं, वो कॉमा के फॉर्मेट में होनी चाहिए। 4 और 5 ये 2 एलिमेंट अलग अलग हैं, क्या कहीं पर है, नहीं है, बस सीधा सीधा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पावर सेट के बारे में। थक गया मैं। हाँ तुम्हें तो समझ में आ गया, मेरी तो हालत खराब हो गई बोल बोल के लगातार। अरे एक को अभी भी नहीं समझ में आया। लाओ भैया लाओ, थोड़ा मार लूं सर पर मैं, तभी समझ में आएगा। चलिए, पावर सेट घात समुच्चय, ये क्या होता है घात समुच्चय। तो देखो, जैसे ये ए क्या है, एक सेट है 1 2, इस सेट के अंदर मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं फिर लिख दूंगा डिफिनीशन इसकी, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं फिर डिफिनीशन लिख दूंगा, ठीक है। कह रहा सर करली ब्रैकेट में ये क्या कह रहा है ये, चलो इसकी बात कर लेता हूं। कह रहा सर ये लिख सकते हैं क्या, बिलोंग्स टू ए। मैंने क्या बोला, जब ये बिलोंग्स टू ए है तो ये चीज मुझे एग्जैक्ट दिखनी चाहिए, एग्जैक्ट, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये एग्जैक्ट दिखना चाहिए मुझे। कहां दिख रहा है एग्जैक्ट ये, यहां पर तो एक ही करली ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके तो 4 ही एलिमेंट हैं, ये कहां इसका एलिमेंट है, इसके तो 4 एलिमेंट है, 1 ये और ये और ये, और ये और ये सेम तो है नहीं, तो गलत होगा ये, गलत होगा ये। यदि बिलोंग्स है तो ये एलिमेंट होना चाहिए, और इसमें तो 4 एलिमेंट हैं, उन चारों में ये कहीं नहीं है, गलत है ये। देखिए जब हम पावर सेट की बात करते हैं, जब हम पावर सेट की बात करते हैं तो क्या करते हैं, पहले देखो इसको सबसेट लिखिए, इसके सबसेट्स लिखिए। उप समुच्चय, इसके सबसेट्स लिखिए। इसके सबसेट्स को कैसे लिखेंगे हम, 5 1 2 1 2, ये इसके सबसेट्स हो गए। कितने सबसेट्स हो गए, हाँ 5 सबसेट ऑफ 5 होगा। ये 5 खुद का तो सबसेट होता ही है बेटा, ए सबसेट ऑफ बी सबसेट, ये तो बता चुके हैं यार। अरे ये सब वज्र गधा है, ये सब, ये सब ना का बताएं। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट था ना, बताया क्या, नहीं बताया नहीं है, लेकिन ये बताया है कि एवरी सेट, यहां देखो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो जब सभी होता है तो 5 भी होगा अपने खुद का सबसेट, ठीक है। देखिए ए सेट दिया था, हमने क्या कर लिया,
फाई वन, मतलब सारे सबसेट्स लिख लिए। इन सबसेट्स को मिलाकर देखो, जैसे क्या हुआ कि ए सेट दिया था, आपने इसके सबसेट्स लिखे, और इन सबसेट्स को फिर एक सेट बना दें। इन सबसेट्स को फिर से हम एक सेट फॉर्मेट में लिख दें ऐसे। इन जितने भी ए के सबसेट्स थे उनको हमने क्या किया, उनका एक और सेट बना दिया। भाई ए के सबसेट लिखे, जैसे मान लीजिए कि एक जगह के 4 गुंडे थे। छोड़ो यार, ये बेकार है। ए के सबसेट कितने थे, फाइव 5 1 2 1 2, ये इसके सबसेट हुए। इन सबसेट को लेकर एक और सेट बना दिया हमने, तो इसी को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। इन्हीं को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, घात समुच्चय। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ए के सभी उप समुच्चयों को लेकर एक समुच्चय बना लिया जाए। ए के जितने भी उप समुच्चय थे, सबसेट्स को लेकर एक और सेट बना दिया जाए, तो उसे हम पावर सेट बोलेंगे। ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, वो क्या हो जाएगा, आपका घात समुच्चय हो जाएगा। जितने भी सबसेट्स थे ए के, उसके क्या बना दिए गए, उनको एक और सेट में डाल दिया गया, तो वो क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। अब आप देख रहे होंगे ये 5 बिलोंग्स टू पी ए हो गया। जो 5 ए का सबसेट था, जो यहां भौकाल था जिसका, जो यहां पर 5 ए का सबसेट था जो भौकाल था, वो यहां के उसका एक एलिमेंट बन गया। ये 1 जो ए का एक सबसेट था, ये जो 1 है जो ए का एक सबसेट था, वो बेचारा यहां आकर पावर सेट में आकर वो उसका एक एलिमेंट बन गया। ठीक, ये जो 2 करली ब्रैकेट में ए का सबसेट था, वो यहां आकर क्या बन गया, एलिमेंट बन गया बेचारा। ये जो 1 2 करली ब्रैकेट में जो ए का सबसेट था, यहां पर आके क्या बेचारा बन गया, वो एलिमेंट बन गया। देख रहे हो भौकाल क्या हो गया इसका, वहां भौकाल था, यहां क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि कोई मान लीजिए लोकल डॉन है, लोकल गुंडा है, तो वो अपने में क्या है, वो बहुत बड़ा राजा बन रहा, लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल लेवल पर गया, फिर वो छोटे छोटे काउंटिंग में आ जाएंगे वो गुंडे। ठीक है, चलिए बेकार एग्जांपल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, जितने ए के सबसेट्स होंगे, जितने ए के सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए, पावर सेट ऑफ ए के उपसमुच्चयों की जितनी संख्या होगी। ये चीज समझ में आ रही है क्या, ये स्टेटमेंट आपको पता चल रहा है कि सही है। ए के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, ए के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर एक घात समुच्चय के अवयवों की संख्या, क्योंकि जो इसके सबसेट थे उसके एलिमेंट बन गए, तो ऑब्वियसली होगा ये दोनों सेम होंगे। भाई जो यहां पर राजा बन रहा था, ठीक है, जो यहां राजा बन रहा था, यहां पर क्या था, वो एक सबसेट था, वो जाकर वहां क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। तो ऑब्वियसली जितने ए के सबसेट्स होंगे उतने एलिमेंट होंगे पावर सेट में। ये तो सिंपल सी बात है यार, पिंटू कुमार जी को समझ में नहीं आया।
कहा नहीं समझ में आया भैया? ए था, ए के सबसेट समझ में आया? ए के सबसेट ये होंगे, इन सबसेट्स को का एक हम सेट बना दें, तो सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट में इनको डालना होगा, तो उसी सेट को हम पावर सेट आप ये बोलते हैं। ए के जितने सबसेट होंगे उनका एक और सेट बना दें हम, उसी को हम पावर सेट बोलेंगे। और उस पावर सेट में, उस घात समुच्चय में, ये जो यहां सबसेट थे वो जाके वहां पर एलिमेंट बन गए। इसका मतलब है जितने ए के सबसेट्स होंगे उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होंगे। ठीक है, चलिए अब ये कोई कह रहा पावर सेट के कौन सबसेट्स होंगे? यार सिंपल सी बात है, 4 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट्स बना लेंगे जैसे वैसे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट की हम बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं है, बस समझ लीजिए ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्स, इसी के अंदर सब कुछ आएगा, इसी के अंदर सब कुछ आएगा। तो इसमें कुछ ऐसी है नहीं, इसको यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। ये ब्रह्मांड है, इस जैसे मान लीजिए ब्रह्मांड है एक यूनिवर्सल सेट, अब इसके अंदर हमारी पृथ्वी एक सेट हो गई, ठीक, चंद्रमा एक सेट हो गया, सूरज एक सेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं और उस सेट के अंदर हम लोग एलिमेंट हो गए। ठीक है, चलिए तो बस और कुछ इसमें आपको नहीं समझना है। अब हम बात कर लेते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन कैसे निकालते हैं किसी भी दो सेट का यूनियन? ठीक है, समुच्चयों का संघ। जैसे ये ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट है हमारे पास 4 5 6। आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। कहने का मतलब है कि ए और बी सेट को इसमें मिला देना है। क्या करना है? ए बी सेट को मिला देना है, ए और बी को मिला के लिख देना है। क्या करना है? ए और बी को मिला के लिख देना है। तो कितना होगा ये? 1 2 3 4 5 6। क्या कर लेना है? ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में मिला देना है। ठीक, ए और बी को आपस में क्या कर देना है? आपस में मिला देना है बेटा। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे मान लीजिए मैं एक सी सेट दे दूं 1 2 3 और डी दे दूं मैं आपको 1 2 7 8। अब मैं कहूं सी यूनियन डी बताओ, तो ये मत करना कि 1 2 यहां पर भी है तो 1 2 1 2 दो ऐसे लिख देना, 1 2 3 1 2 7 8। तो ये लिखकर भी क्या फायदा होगा? ये 1 2 आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक बार आप 1 2 लिख चुके हो तो दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो जब आप उनको मिला रहे हो तो ओवर मत लिखिएगा, एक ही नंबर को 2 3 बार मत लिखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप केवल क्या लिखिए? 1 2 3 7 8 लिखिए, आपका वो मत करिए बार बार। समझ गए? अब ध्यान से देखिए, यदि x बिलोंग्स टू, मैं कहूं सी यूनियन डी है, कोई एलिमेंट आपका सी यूनियन डी है, मेरी बात सुनिएगा, कोई एलिमेंट यदि सी यूनियन डी में है, यहां पर है, तो क्या वो जरूरी है कि सी और डी दोनों में हो? बताओ, सी यूनियन डी के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद है, जो भी अवयव मौजूद है, तो क्या वो जरूरी है कि सी और डी दोनों के अंदर हो? आपको तो साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि भाई सी यूनियन डी में 8 है, पर 8 तो केवल डी में है, सी में तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ वेन डायग्राम से भी आते हैं। तो इसका मतलब है कि
वो या अच्छा, सी और डी इनमें से किसी एक में तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि सी और डी किसी में भी नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, फिर कहां चला जाएगा? कहीं तो होगा, मिलाया है तो कहीं तो रहा होगा ना। तो या तो सी में होगा या फिर एक्स बिलोंग्स टू डी होगा। ये और मतलब या। तो जब भी और का जिक्र करते हैं तो यूनियन का कॉन्सेप्ट आता है। जब और का जिक्र करेंगे तो यूनियन का कॉन्सेप्ट आएगा। एक्स बिलोंग्स टू सी यूनियन डी है तो या तो सी में होगा या तो डी में होगा, वो दोनों में जरूरी नहीं है। और मिलाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि बस दोनों को उठा के मिला दीजिए, ओवर मत लिखिएगा, एक चीज को दो बार मत लिखिएगा, 2 या 3 बार। इंटरसेक्शन वेन डायग्राम से अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपको, वेन डायग्राम से भी बताऊंगा इन सबको, लेकिन अभी फिलहाल इससे करते हैं, ठीक है। ओके, इंटरसेक्शन आप टू सेट्स की बात कर लें बेटा, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, देखो ए के पास यदि 1 2 3 है और बी के पास 1 2 7 8 है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो एलिमेंट ए और बी दोनों में हो वही लिए जाएंगे। जो एलिमेंट ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन एलिमेंट, ठीक है, मतलब नंबर, मतलब यहां पर कॉमन एलिमेंट्स आप लोगे जो दोनों के अंदर हैं वही आप लोगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका क्या आएगा, यहां पर 1 इसमें है, यस, 2 इसमें है, यस, 3 इसमें है, नहीं, 3 इसमें नहीं, केवल 2 ही एलिमेंट आएंगे, 1 और 2। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यदि कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो फिर वो दोनों में होगा, एंड लगेगा, और एंड लगेगा, याद रखिएगा, जब इंटरसेक्शन की बात होगी तो एंड लगेगा। पर मैं क्या करूं, आज लिया हूं बैच, ये चैप्टर पढ़ सकते हो आप, लेकिन फिर अगला वाला नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको नहीं समझ में आएगी यदि परमुटेशन नहीं आता तो ये पढ़ रहे हो तो इसी के साथ आप परमुटेशन के लेक्चर भी देख लीजिए, तब आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी, ये ध्यान रखिएगा इसका। x बिलोंग्स टू ए है और x बिलोंग्स टू क्या है, b है, वो दोनों में होगा, दोनों में होना जरूरी है। अब कुछ बातों का जवाब आप मुझे देंगे इसमें। यदि मैं कहूं a सबसेट ऑफ b है तो मुझे a यूनियन b बताओ किसके बराबर होगा। a सबसेट ऑफ b है तो a यूनियन b किसके बराबर होगा, 5 इंटरसेक्शन होगा, बात करेंगे हम। यदि a सबसेट ऑफ b होगा तो a यूनियन b क्या होगा, बताइए किसके बराबर होगा। सर मैं कल बैच लिया हूं, क्या करूं, यही वही करो जो आज लिया है बैच, उस दोनों के लिए एक ही है, दोनों के लिए एक ही स्टेटमेंट है, ए सबसेट ऑफ बी। ये कितने लोग नहीं सोच पाए, ये बताइए मुझे। ए यूनियन फाई कितना होगा, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होगा, ये तो समझ में आता है ना। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर, यार ए में बी मिलाए चाहे बी में ए मिलाए क्या फर्क पड़ता है, वो ए के ही बराबर होगा ना। ए में आपको फाई मिलाना है, जब फाई में कुछ है ही नहीं तो काय का मिलेगा यार, क्या मिलके करेगा। अब यहां देखिए ए के सारे एलिमेंट यदि बी के अंदर हैं, ए के यदि सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं तो मिलाएंगे तो बी के बराबर ही तो होगा। अब
हम रिपीट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए ए के मैं दोबारा बी में लिख कर क्या करूंगा, क्योंकि रिपीट तो कर नहीं सकते ना। अब ए के जैसे ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 5 है। आप सोचिए, ए में आपके पास 1 2 3 है और बी में, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है, तो ये एलिमेंट बी में तो होंगे ही होंगे, कुछ एक्स्ट्रा होंगे, तो ऑब्वियसली जब मिलाएंगे तो ये बी ही तो आएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर तो हैं ही है। और ए यूनियन बी लें चाहे बी यूनियन ए लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी को मिलाइए चाहे बी ए को मिलाइए। ए यूनियन ए कितना होगा, वो भी ए होगा। ए और ए को मिलाएंगे तो भी ए के ही बराबर आएगा, दोनों तो सेम ही एलिमेंट है। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं क्या कर लेता हूं, पहले मैं इंडिविजुअल दोनों को मिक्स अभी नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरसेक्शन यूनियन को मिक्स नहीं कर रहा हूं, पहले मैं यूनियन यूनियन की प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं। थोड़ा सा इंटरसेक्शन वाली देख लीजिए। यदि ए सबसेट ऑफ बी है, अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए सबसेट ऑफ बी है, सोनू जी को नहीं समझ में आया, कहा नहीं आया भैया, सोनू जी बताओ क्या नहीं आया तुम्हें समझ में, कहा नहीं आया यार। एक समझ में नहीं आया, हे प्रभु। बताएं तुम्हें, एग्जाम्पल दे दे के थक गए। ए के पास दो एलिमेंट हैं 1 और 2, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब समझते हो यार, दिमाग इस्तेमाल किया करो, ये सब नहीं सोच पाओगे तो एग्जाम में इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन कैसे सोचोगे यार। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ये के अंदर ये जो दो एलिमेंट हैं वो यहां पर बी एलिमेंट होंगे, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यार यही तो आएगा। ये तो सिंपल आपकी सोच बताती है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि जब इनको मिलाएंगे तो यही तो आएगा, क्योंकि इसके अंदर का सारा तो इसके अंदर पहले से ही मौजूद है, तो ए ही तो आए, बी तो आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर ए होगा, यहां पर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि देखो ए के सारे एलिमेंट, यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो कॉमन तो ए ही होगा ना, कॉमन तो ए ही होगा ना बेटा। ए के सारे एलिमेंट यदि बी के अंदर है तो कॉमन तो ए होगा ना, यदि पूरे के पूरे उसके अंदर हैं, उसमें एक्स्ट्रा भी होंगे तो कॉमन तो ये छोटा ही वाला आएगा ना, सिंपल सी बात है। ए इंटरसेक्शन फाई कितना आएगा, तीसरा, ए इंटरसेक्शन बी निकालें चाहे बी इंटरसेक्शन निकालें, ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं है इस बात से। ए इंटरसेक्शन फाई कितना आएगा, ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा छोटा सेट ही इंटरसेक्शन में आ सकता है, बड़ा सेट नहीं आएगा, तो फाई आएगा। अब ए के अंदर मान लो 1 2 है और पाई के अंदर कुछ नहीं है, पाई के अंदर कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या है, कुछ नहीं होगा कॉमन, कुछ नहीं होगा कॉमन फिर। ठीक है, चौथा, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए के ही बराबर आएगा, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली ए के बराबर आएगा। बाकी इनकी मिक्स प्रॉपर्टी हम डिस्कशन करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स वो सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैं, वो सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अंतर। पर सब कोई कहता है कि सफलता के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, सही बात है, सब डायलॉग बाजी है यार, तुम्हारा हाथ होता है, किसी का हाथ नहीं होता, किसी की सफलता के पीछे किसी का हाथ नहीं होता, तुम्हारे टीचर का हाथ होगा कि औरत का हाथ होगा सफलता के पीछे, सबके पीछे औरतें हैं,
इस आप सोचो, सभी कौन पढ़ता है? पढ़ते तो तुम हो ना, और टीचर तुम्हारे पढ़ाते हैं। तो किसी वुमेन का हाथ कैसे हो सकता है? सबका हाथ है, वुमेन का भी है, तुम्हारे पापा का भी है, तुम्हारे मम्मी का भी है, सबका हाथ होता है। पढ़ तुम रहे हो, पढ़ा तुम्हारा टीचर रहा है, ठीक है। जो पैसा देता है उसका हाथ है, जो तुम्हें पढ़ाता है उसका हाथ है। वो आदमी भी हो सकता है और वो औरत भी हो सकती है। वो आदमी भी हो सकता है भाई। पाप कौन पढ़ाएगा तुम्हें? या तो पापा या तो मम्मी। घर में या तो दोनों लोग कमा रहे होंगे, या तो कोई एक कमा रहा होगा। तो जब दोनों लोग कमा रहे होंगे तो दोनों लोगों का हाथ, तो एक तो उनका हाथ हो गया। क्योंकि तुम्हें पैसे नहीं देंगे पढ़ने को, मान लो तुम्हारी पेन ही नहीं खरीदेंगे, किताब ही नहीं खरीदेंगे, तो फिर तुम कैसे होगे? तो इसका मतलब तुम्हारी किताब और फीस देने के लिए तो पापा मम्मी कोई एक देगा ना, या दोनों देंगे, हो सके दोनों मान लो वर्क करते हैं तो कोई भी दे सकता है वो। तो जो पैसा दे रहा है आपको आपकी पढ़ाई में, उसका योगदान है आपकी सफलता के पीछे। एक आपके टीचर का योगदान है, ठीक है। ये मेन योगदान है। बाकी तो तुम, आप दूसरा दृष्टिकोण देखोगे तो जो आपको एग्जाम दिलाने दिया उसका भी योगदान है, ठीक है। जो आपको एक दिन मोटिवेट कर दिया उसका भी योगदान हो सके हो जाए आपके जीवन में, ठीक है। और सबका योगदान है। लेकिन ये सब केवल बोलने में अच्छा लगता है कि किसी वुमेन का हाथ होता है, ठीक है। मान लो जिसके घर में औरतें हो ही ना, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि कोई एक परिवार होता है तो जिसमें शायद उनकी माता की डेथ हो गई होती है, या फिर बहन भी नहीं होती है, तो क्या वो पढ़ता नहीं है, वो सक्सेस नहीं होता? तो ये कोई मतलब नहीं हुआ इस बात का ना। चलिए, तो जो हमें हमारी पढ़ाई में हमारी फाइनेंशियल मदद कर रहा है, जो पढ़ा रहा है टीचर, उन सबका। अब टीचर केवल ये नहीं कि मैं ही केवल, जैसे मैं मान लो आप एनडीए में हो गए तो केवल मेरा योगदान है, नहीं। अरे यार, तुम पीछे से पढ़ के भी तो आए हो। तुम तुम एबीसीडी सीखे। एक बात बताओ, यदि केवल मेरा ही योगदान हो तुम्हारी सफलता में, ठीक है, तो फिर मैं तुमसे ये क्यों कहता हूं कि यार आपको टेबल आना चाहिए, आपको मल्टी। तुम सोचो, तुम्हें यदि प्लस करना नहीं आता और माइनस नहीं करना आता, तो क्या मैं तुम्हें 4 महीने 5 महीने में तुम्हें एनडीए क्लियर करा देता? नहीं करा पाता ना। तो केवल एक आदमी का भी हाथ नहीं हुआ कि मेरा ही हाथ हुआ। फिर आपके जीवन में जितने लोगों ने पढ़ाया है उन सबका योगदान है। क्योंकि आपको यदि कुछ नहीं आता, आपको 1 2 3 भी नहीं पता होता, आपको प्लस करना नहीं आता, तो क्या मैं इतना ब्रिलियंट हूं जो मैं आपको सिखा देता? कोई नहीं सिखा सकता आपको। तो योगदान सबका है, ठीक है। चलिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। हाँ, जो भी है, भैया पापा जो भी हैं आपको पढ़ाते हैं, वो तो है कि जो कमाता है घर में उसकी बात हो रही है। हाँ, उसके ऊपर ईश्वर का हाथ है। क्योंकि ईश्वर का हाथ इनडायरेक्टली है, वो हमें डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं दिखता है, इसलिए वो ईश्वर का तो हाथ है ही है। लेकिन ईश्वर का हाथ तो सब पर है यार ना, ऐसा तो है नहीं किसी पर्टिकुलर पर है। ईश्वर देखो, ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर सबको समान समझते हैं। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो, हर हर भाई बहन चाहेगा सफल हो, सब चाहेंगे ना। हर टीचर भी चाहेगा कि उसका बच्चा सफल हो। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है कि ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा आपकी सफलता और असफलता में आप ही जिम्मेदार हो, सबसे ज्यादा। बाकी लोग की जिम्मेदारी बाद में बनेगी, पहले आपकी जिम्मेदारी है आज की आपकी असफलता में। क्योंकि बाकी सब लोग चाहते हैं कि आप सफल हो, हर घर में कोई नहीं पिता चाहेगा कि ना सफल हो। तो सब तो नहीं हो सकते सफल, सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती। बस समझ जाइए। चलिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं। 1 2 3, ए क्या है? 1 2 3। हाँ, ईश्वर का हाथ तो होता ही है, लेकिन वो सब पर होता है, केवल आप पर नहीं है। ये मत सोचिए कि केवल आप पर है
केवल आप पर भगवान ने फोकस किया है, केवल आपको वो अच्छा बनाएंगे। ये सोचते हो ना कहीं, अरे ठीक है भगवान सबकी मदद करता है, तो ये अच्छी बात है पॉजिटिव के लिए, लेकिन क्या सबका तो सिलेक्शन नहीं हो सकता ना। तो इसका दूसरा दृष्टिकोण भी अपने पास रखा करिए। ए सेट आपके पास 1 2 3 है, बी सेट क्या है आपके पास, मान लीजिए 1 2 4 है, 1 2 4 है। तो ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब कहने का यह मतलब है कि ए माइनस बी निकालना है, तो ए के अंदर जितने बी वाले दिख रहे हैं निकाल फेंको ए के अंदर से। ए को देखा आपने, जब ए माइनस नहीं निकाल, ए माइनस बी निकाल रहे हो, ए को देखा 1, तुम बताओ कहीं और भी हो क्या, यहां पर भी है, चलो निकलो यहां से, हटो। तो तुम कहीं और हो क्या, हाँ सर जी मैं बी में भी हूं, चलो निकलो यहां से। 3, तुम कहीं और हो क्या, ना 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 मैं तो केवल आपके पास हूं, ठीक है मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ रहो। अब आती है बी माइनस ए की बारी। किसकी बारी, बी माइनस ए की। अब बी पर टारगेट करिए, जो बी माइनस ए आएगा वो बी का ही एलिमेंट आएगा। कौन आएगा ये बता देता हूं। 1, तुम कहीं और हो क्या, यस यहां पर है, चलो यार निकलो यहां से तुम। 2, तुम कहीं और हो, सर जी मैं तो यहां भी हूं, हटो यहां से। 4, तुम कहीं और हो, नहीं मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूं, आप ही के साथ रहता हूं मैं, भरोसेमंद आपका। 4 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू, यदि a माइनस बी है तो x a में तो होगा, बट x b में नहीं होगा। पक्का है, क्योंकि a से b को निकाल फेंका है आपने, a से b को निकाल फेंका है। और x बिलोंग्स टू यदि b माइनस ए है, यदि b माइनस ए में है तो वो केवल b में होगा एलिमेंट, a में नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी a के एलिमेंट हैं b में, वो b से मैं निकाल दिया है b माइनस ए निकालते टाइम। जब मैंने a माइनस बी निकाला है तो b के सारे एलिमेंट a से निकाल लिया है मैंने, खींच के ले आया हूं, खींच के उनको खींच के ले आया हूं, तो जो बचा है वही लिख दिया मैंने। इसका मतलब वो जो x यदि a माइनस बी में है तो वो केवल a में होगा, b में नहीं होगा। ये सब लैंग्वेज है ना, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। a माइनस बी, बी माइनस। हाँ आज मजा आ रहा है ना, आज केवल थ्योरी देखो, ये थ्योरी भी है और इन पर क्वेश्चंस भी ऐसे छोटे छोटे ही बनते हैं। इसमें क्वेश्चंस उन्हें बनाना है तगड़ा तो वो सबसेट और सेट पर कभी कभार बना देते हैं, या फिर वेन डायग्राम पर दे देते हैं वो तगड़े क्वेश्चन, ठीक है। हर एक टॉपिक को आप देख रहे हो, हर एक टॉपिक अपने में एक कुछ नया नया है, नए हैं, सबके अपने अलग अलग गुण हैं, परमुटेशन की अलग ही तरीके थे अपने, ठीक है। a माइनस बी का मतलब हुआ, सीधा सीधा याद रखना है कि जितने b के a माइनस बी निकालना है तो a के अंदर वो एलिमेंट जो b में भी हैं उनको a से निकाल दो, जो बचेगा वो लिख दो, बस। सिमेट्रिक डिफरेंस देख लो आप, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। यदि आपका a सेट है आपके पास 1 2 3 और बी सेट क्या है आपके पास 1 2 7, सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक बी लिखते हैं और इसकी डिफिनीशन होती है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये ए सिमेट्रिक बी होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सर ए माइनस बी कैसे निकाला, सोहेल जी, अरे बाप रे कितनी बार बताऊं एक ही बात को, कह रहा है ए माइनस बी कैसे निकाला, सुनते नहीं है सब यार, ये सब दोबारा देखना, जाके दोबारा देखना तुम, ठीक है, दोबारा देखना जाके, बता तो चुका हूं 4 बार। तो a माइनस बी कितना होगा, ए सिमेट्रिक भी ये होता, सिमेट्रिक डिफरेंस a माइनस बी, ए माइनस बी कितना आएगा 1,
जितने भी देखो इसके अंदर जितने भी बी वाले दिख रहे हैं वो ए माइनस बी में नहीं आएंगे। 1 दिख रहा है तो नहीं आएगा ए माइनस बी में, 2 वहां भी दिख रहा है तो नहीं आएगा, 3 वहां नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए वो आएगा यूनियन। अब बी माइनस ए निकालना है तो बी के एलिमेंट सारे जो ए में दिख रहे हैं वो हटा देंगे। 1 दिख रहा है तो हटा देंगे, 2 दिख रहा है तो हटा देंगे, 7 नहीं दिख रहा है तो 7 लेंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3,7। कितना आ जाएगा 3,7। ठीक है 3,7। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चयों का पूरक, ए डैश से डिनोट करते हैं, ए डैश, फिर या ए बार भी लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ए डैश ए बार ये सब कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए डैश मतलब यू माइनस ए। आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा क्वेश्चन में, यू माइनस ए होता है, ए डैश मतलब यू माइनस ए होता है। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा, जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट ऐसे गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए आपको गिवन है 2 3 4 5, बी गिवन है 4 6 7 9, ए 2 3 4 5, बी 4 6 7 9। अब मैं कहूं ए डैश निकालना है तो यू माइनस ए, बी डैश निकालना है तो यू माइनस बी। समीर रौतिया, रौतिया क्या है यार, क्या सर मेरा नाम बोल दीजिए, बोल दिया तुम्हारा नाम, टेंशन ना लो तुम, अब एकदम टेंशन ना लो, तुम्हारा नाम ले बोल दिया मैंने, एकदम टेंशन ना लो तुम। u माइनस ए, अब बताओ u माइनस ए कितना आएगा। और ये आखिरी टॉपिक है आज का। तो कल जो है आपकी क्लास, वैसे तो 1:30 बजे तक चल रही है, कल आपकी क्लास 12 से 2 होगी, ये तैयार रहिएगा कल। ठीक है, कल 12 से 2 होगी क्लास, पूरे 2 बजे तक होगी, इसलिए तैयार रहिएगा। कल मोस्टली चीजें मैं खत्म कर दूंगा, परसों इस चैप्टर का द एंड कर देंगे हम। परसों कौन सा दिन है, शुक्रवार, हाँ परसों द एंड कर देंगे। और प्रोबेबिलिटी बाद में शुरू होगी, अभी नहीं, अभी फिर इसके बाद रिवाइज करिएगा आप। देखिए परसों तक सेट थ्योरी में खत्म कर दूंगा, सैटरडे को आपका प्रैक्टिस क्लास होगी, और उसके बाद संडे को, सॉरी संडे को तो मैं नहीं होगा, सैटरडे को आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी, और फिर उसके बाद आफ्टर मकर संक्रांति, मैंने बोला था 1-2 दिन मैं नहीं रहूंगा, तो 18 तारीख से, ठीक है बीच में 1-2 दिन आपको मिलेगा, 2-3 दिन, उसमें आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा पिछला वाला। ठीक है 15 को तो मकर संक्रांति है, ठीक है तो उस बीच में आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद हम आकर प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। उसके पहले आपके पास जितने चैप्टर हो चुके हैं उनको रिवाइज, देखिए सब अभी रिवाइज करो, मेरी बात मानो बेटा, अभी रिवाइज करो। कोई मुझसे आखिरी में नहीं करेगा, कहेगा कि सर इतना सारा भूल गया है सब कुछ, ये नहीं कहोगे मुझसे, नहीं कहोगे मुझसे, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी से रिवाइज करते रहो, नहीं तो आखिरी के समय आपको इतने सारे चैप्टर दिखेंगे ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। अभी आपको रिवाइज करना है सब कुछ, अभी करना है रिवाइज, समय समय पर पूरा रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे, इतना चैप्टर हमारा क्लियर है, एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं तो कॉन्सेप्ट तो कम से कम क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट में तो कंफ्यूजन ना हो, फॉर्मूले में तो कंफ्यूजन ना हो, वो तो कम से कम याद रहे, तब तो क्वेश्चंस करोगे आखिरी में। चलिए तो u माइनस ए बी, u माइनस बी बताने के बाद मैं आपसे टॉपिक पूछूंगा,
और एक साथ जितना मुझे मैक्सिमम दिखेगा यार, 4-5 चैप्टर का नाम लोगे तो बढ़िया से नहीं हो पाएगा। 2-3 चैप्टर लो ना नाम, दो दो लो नाम ज्यादा से ज्यादा। 4-5 लोगे तो फिर 10-10 क्वेश्चन हो पाएंगे कुल मिला के उसमें से। किसी 2 चैप्टर को अच्छा करो ना, 1 चैप्टर को अच्छा करो। 2 चैप्टर कम से कम, तो इससे अच्छा होगा, कम से कम वो चैप्टर अच्छा हो जाएगा। 50 चैप्टर कर लो, 2-2 क्वेश्चन करवा देंगे, अच्छा एक भी चैप्टर नहीं हुआ, काय का कॉन्फिडेंस आएगा फिर तुम्हें। U-A, मतलब ए वाले निकाल दो। ये ए के अंदर है, निकाल दिया। 3 भी ए के अंदर है, 4 भी ए के अंदर है, 5 भी ए के अंदर है, इनको निकाल दिया। तो बचा क्या, 16789। 16789। अब U-B निकालना है, तो 4, 6, 7 और 9, इसको हटा दिया, क्या बचा, 1, 2, 3, 5, 8। ये सही है ना। सीक्वेंस क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस क्वाड्रेटिक, दो ही नाम लिखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक डिटर्मिनेंट। यार मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो चल रहा है यूट्यूब पर यार, परमुटेशन यूट्यूब पर चलेगा, क्या परेशान हो, पिछले वाले बोलो ना, वो तो यूट्यूब पर चलेगा ही। सीक्वेंस क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल, स्ट्रेट लाइन वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो चलेगा ही यार यूट्यूब पर, 1-2 दिन में बात तो चलेगा ही, क्या परेशान हो। 3D सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस बाइनोमियल, सीक्वेंस ज्योमेट्री वेक्टर 3D। तो एक तो मुझे सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वो है सीक्वेंस और क्वाड्रेटिक, ये सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझे। चलिए, ये तो तुम्हारा तो कंफ्यूजन के शिकार हो। चलिए मैं 2 चैप्टर का नाम ले रहा हूं, वही दोनों हम करवाएंगे, ठीक है। एक सीक्वेंस और क्वाड्रेटिक, इसके सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट एकदम नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, नोट्स आपने बनाया होगा, जाके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। सीक्वेंस और क्वाड्रेटिक, बाकी बहुत सारी प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर मैंने करवाया है, वहां जाके आप देखिए उसे। सीक्वेंस क्वाड्रेटिक बाइनोमियल क्या, यूट्यूब वाले सारे देख लिए हो तुम, वहां भी सब करवाया है, वेक्टर 3D भी वहां भी करवाया है मैंने यूट्यूब पर, वहां जाके देखो। उसके बाद जो यहाँ आएगा यहाँ पर भी हम करेंगे ही, ठीक है। अभी फिलहाल सैटरडे में सीक्वेंस और क्वाड्रेटिक, समय की घोषणा नहीं कर रहा हूं मैं अभी, बस इतना याद रखिएगा। चलिए फिर, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।